अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पेश खिदमत है कहानी आसेब का तीसरा हिस्सा। कहानी शुरू करने से पहले हमारी आपसे हमेशा की तरह गुजारिश है कि हैदर वाइस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और साथ ही बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए ताकि अगली कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मैं उस बूढ़े आदमी के पास वहीं रहने लगा, बल्कि मैं उसे कैदखाना ही कहूँगा। बूढ़ा मुझे कह कर गया था कि मेरे ऊपर कोई पाबंदी नहीं, लेकिन कोई ऐसी बेजारी सवार थी कि मैं खुद भी यहाँ से निकलना नहीं चाहता था। जाता भी तो कहाँ, क्या चाची के पास? नहीं। 4 दिन 4 रातें इसी तन्हाई में गुजर गईं। इस दौरान कोई ख़ास बात नहीं हुई, सिवाय इसके कि बूढ़ा आता और मुझे खाने पीने की चीज़ें दे जाता। तरकारी, पूरियाँ और ऐसी ही चीज़ें हुआ करती। बहरहाल पेट भर कर खा लेता। 5वें दिन दोपहर के वक्त, जब मेरे अंदाजे के मुताबिक 1:30 बजे दिन का वक्त होगा, बूढ़ा मेरे पास आया और मुझे देखने लगा। उसके देखने का अंदाज बड़ा अजीब था। क्या नाम है बे तेरा? मैंने बताया नादिर। नामों की परवाह करता है? उसने पूछा तो मैंने कहा मैं समझा नहीं। अरे कोई नाम अहमियत रखते हैं तेरी नज़र में? मैंने कहा मैं नहीं जानता। नाम एक दूसरे को पुकारने के लिए हुआ करते हैं, बस। अगर मैं तेरा नाम राम रख दूं तो? ये तो हिंदुआना नाम है। क्या हिंदू क्या मुसलमान, ये सब बेकार की बातें हैं। वो एक कुर्सी पर बैठ गया, मैं उसे देखने लगा। क्या कहता है तू? किस सिलसिले में? मैंने पूछा। मैं ये बात नहीं, बहरहाल इंसान की शिनाख्त होती है। अच्छा तो ये बता, तेरे पिता का नाम क्या है? बस एक नाम था उनका, लेकिन वो मिट गया। मुसलमान था? हाँ। लेकिन क्या वो अपने धर्म की सारी बातें पूरी करता था? उसने पूछा तो मैंने पूछा क्या बात है, क्या मतलब है तुम्हारा? देखो, जो कुछ मैं पूछ रहा हूँ इसका कोई ख़ास मतलब नहीं, बस सवाल है जिसका जवाब तुझे देना चाहिए, क्योंकि मैं तेरा गुरु हूँ। मैं नहीं जानता, क्योंकि मेरा बाप बहुत जल्दी मर गया, मैंने बताया। फिर क्या हुआ? बस फिर मेरी माँ ने दूसरी शादी कर ली। इस बात पर बूढ़ा बहुत हंसा, फिर बोला, अच्छा मैं समझ गया। अरे पापी, इस संसार में सब अपने लिए जीते हैं। तेरी माँ ने दूसरी शादी कर ली? हाँ। क्यों? बस यार, वो तन्हा नहीं रहना चाहती थी। यही हुआ ना, मैं यही तुझसे कह रहा हूँ। और फिर उसके बाद तूने क्या किया? कुछ नहीं, क्या करना था मैंने? बस सौतेले बाप के डंडे खाए और उसके घर से भाग आया। मेरे जवाब पर बूढ़ा काफ़ी हंसा। क्यों भाग आया? इसलिए कि मुझे अपनी जान का खतरा था, वरना वो लोग मुझे मारकर हलाक कर देते। अच्छा तो फिर तूने भी तो अपने बारे में ही सोचा ना? अरे भाई, नहीं सोचता तो फिर क्या करता? ज़रूर सोचना है। अच्छा खैर ठीक है, इसके बाद क्या हुआ? बस कुछ नहीं, मैं भटक रहा हूँ। दीन धर्म का काम तूने कोई किया? नहीं। यही मैं कहना चाहता हूँ कि मनुष्य सबसे पहले अपनी ज़ात के बारे में सोचता है, फिर अपने दीन धर्म के बारे में। नादिर का नाम अगर राम हो जाए तो कोई ऐसी बात भी नहीं, मगर छोड़ो, मैं कौन सा कोई धर्म सेवक हूँ कि तुझे धर्म दास बनाऊँ? जो तेरी मर्जी में आए नाम रख ले। वैसे मेरा नाम राधन लाल है। जी, मैंने आहिस्ता से कहा। क्या कहेगा तू मुझे? राधन लाल, बस। और क्या कहूँ? अरे भाई, गुरु राधन लाल। जानता है गुरु किसे कहते हैं? हाँ। किसे कहते हैं? उस्ताद को कहते हैं, जो सिखाता है। हाँ बिल्कुल, इसीलिए कह रहा हूँ कि तू मुझे गुरु राधन लाल कहेगा। तो बाबा सफ़ेदे ने तुझे मेरे पास भेजा, वो इसीलिए भेजा कि मैं तुझे कुछ सिखाऊं। बाबा सफ़ेदे ने मेरे बारे में कुछ नहीं बताया? तो फिर तू बाबा सफ़ेदे के पास गया क्यों था? उससे कुछ सीखने। क्या तुझे इस बात का इल्म है कि वो जो तेरा बाबा सफ़ेदे है उसका भी कोई धर्म नहीं? क्या मतलब? अरे यार, फिर वही बात मैं कह रहा हूँ ना कि उसका कोई धर्म नहीं। लेकिन वो तो मुसलमान है, लोग उसके पास बड़ी अकीदत से आते हैं। मैंने कहा तो मेरी बात पर बूढ़ा हंसने लगा। हाँ, इसीलिए आते हैं कि वो दूसरों के काम करता है, मगर धर्म के ज़रिए नहीं। तो फिर कैसे? वो भी मेरा चेला है। तुम्हारा? हाँ भाई, हाँ। उसने जो कुछ सीखा है मुझसे सीखा, मगर चूंकि उसने अपना नाम बाबा सफ़ेदे रखा है इसलिए वो नाम से काम करता है। मैं राधन लाल हूँ, मैं राधन लाल के नाम से काम करता हूँ। तुझे राम बना दूँ तू राम कहलाएगा। नादर बनना चाहता है तो नादर बन कर रहे। काम जो करना है उसका मामला अलग है। मैं उसकी बातें समझने की कोशिश करने लगा। चंद लम्हे खामोश रहने के बाद उसने कहा, खैर ये सारी बातें बेकार हैं। ये बता, मन से अपना गुरु मानता है मुझे? अब तो मानना पड़ेगा। क्या मतलब, कोई मजबूरी है? नहीं। तो फिर? अरे भाई गुरुजी, मैं आया तो इसीलिए हूँ। देख लड़के, मैं कभी किसी को अपना चेला नहीं बनाता, वरना अगर मैं चेला बनाने पर तुल जाऊँ तो यहाँ इतना मजमा जमा हो जाए कि दूसरे आदमी के बैठने की जगह न रहे, यहाँ भीड़ लग जाए। क्या समझता है तू राधन लाल को? नहीं गुरुजी, आप यकीनन महान हैं। मेरे इन अल्फाज पर जैसे उसे खुशी हुई। उसने कहा, मगर मैंने तेरे अंदर भी कुछ देखा है।
मैंने ये देखा है तेरे अंदर कि अगर मैं तुझे कुछ सिखाऊं तो तू सीख जाएगा। ये तो बहुत अच्छी बात है गुरुजी, मगर एक और बात सीख ले, जिसे मन से गुरु मान लिया जाता है उसकी किसी बात में दखल नहीं दिया जाता और उसकी हर बात आंखें बंद करके मानी जाती है। ये तो मैं जानता हूँ। आप मुझे अमना इल्म सिखाएंगे तो मुझे आपकी इज्जत भी करना होगी। जो कुछ मैं कहूँगा वो करेगा? ज़रूर करूँगा गुरुजी, वचन दे मुझे। जी मैं वचन देता हूँ। बूढ़े ने अपना हाथ आगे फैलाया और कहने लगा, नहीं, मुझे हाथ मिलाकर वचन दे। मैंने सवाल किया, मैं क्या करूँ? अपना हाथ आगे कर, उसने कहा और मैंने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। मैंने अपना हाथ उसके फैले हाथ पर रख दिया। न जाने क्यों मुझे अपने बदन में एक अजीब सी ठंडक का एहसास हुआ। वैसे भी बूढ़े का हाथ कोई इंसानी हाथ नहीं मालूम होता था, पत्थर की तरह सख्त और बर्फ़ की तरह ठंडा। वो मेरा हाथ अपने हाथ में लिए मेरी आंखों में देखता रहा, फिर उसने गर्दन हिलाकर मुतमईन अंदाज में कहा, बहुत बड़ा दिल है तेरा, बहादुर है, दलेर है। अच्छा खैर, अब सुन मेरी बात। जी गुरु महाराज, मैं तुझे एक जाप बता रहा हूँ। तुझे 7 दिन तक ये जाप करना होगा। इससे जानता है क्या होगा? मैं नहीं जानता गुरुजी। मन साफ होगा तेरा। तेरे मन से ये सारी फजूल बातें निकल जाएंगी कि दीन क्या है, धर्म क्या है, इंसानियत क्या है, शराफत क्या है। जब तू अंदर से साफ सुथरा हो जाएगा तब मैं तुझे दूसरा जाप बताऊंगा। और तू एक बात सुन ले, अगर ये दूसरा जाप तूने मुकम्मल कर लिया तो इतनी बड़ी कुव्वत का मालिक बन जाएगा कि बाद में हमारी तरफ पलट कर भी नहीं देखेगा। अरे महाराज, मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ। तुझे जो कुछ भी करना होगा हमारे हुक्म से करना होगा। ऐसा ही करूँगा गुरुजी। ये नहीं सोचेगा कि ऐसा करने से तुझे क्या फ़ायदा हो रहा है या क्या नुकसान। ये बहुत बड़ा काम होता है, बहुत बड़ी तपस्या होती है जो तुझे करनी है। आप फिक्र ना करें गुरुजी। तो फिर सुन, बूढ़े ने कहा, और उसके बाद उसने मुझे किसी अजीबो गरीब ज़ुबान के कुछ लफ्ज़ बताए और बार बार मैं उन्हें दोहराने लगा। मैं ये अल्फाज सुन रहा था। उसने कहा, अब ऐसा कर, घुटनों के बल बैठ जा। मैंने उसकी हिदायत पर अमल करते हुए दोजानू होकर बैठा और उसे देखा। जो अल्फाज मैंने कहे हैं उन्हें दोहरा। वो एक एक लफ्ज़ मुझे बताने लगा और जब मैंने पहली बार ये लफ्ज़ अपने मुंह से निकाले तो मुझे अपने अंदर अजीब सी गिड़गिड़ाहट महसूस हुई। मेरा दिल सीने में ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। न जाने मुझे क्यों महसूस हुआ जैसे अंदर से कोई मुझे कह रहा हो कि ये लफ्ज़ अपनी ज़ुबान से अदा ना करो। लेकिन मैंने इस आवाज़ पर कान ना धरे और एक लफ्ज़ दोहराकर पूरी लाइन दोहरा दी। बूढ़ों ने आंखें बंद करके गर्दन हिलाई और बोला, मेरे साथ साथ ये 3 लफ्ज़ दोहरा। और मैं बूढ़े के साथ साथ वो लफ्ज़ दोहराने लगा। थोड़ी देर के बाद मेरे अंदर सुकून फैल गया। अब वो कैफियत नहीं रही थी। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि ये सब क्या हो रहा था, लेकिन जब 3 दफ़ा मैंने इन अल्फाज को दोहराया तो राधन लाल ने गर्दन हिलाकर मुस्कुराते हुए कहा, अब 7 दिन तुझे इसका जाप करना है, लेकिन यहाँ नहीं। फिर कहा, इस इमारत के पीछे एक छोटी सी पोखर है। इस तालाब के किनारे बैठकर तुझे जाप करना है और जब शाम को जब सूरज छुप जाए तो उस वक़्त से लेकर जब तक चांद ना निकले उस वक़्त तक तुझे ये जाप करना होगा। इसके बाद वापस आ जाना और आराम से सो जाना। ये बहुत मुश्किल काम नहीं है, पर एक बात तुझे बताए देता हूँ। क्या गुरु महाराज? हिम्मत से काम लेना। मैं समझा नहीं। तुझे बहुत सी चीज़ें डराएंगी। अगर कहीं डर गया तो समझ ले मर गया। क्या मतलब? मतलब साफ है, फिर वही मतलब मेरे सामने करता है। मुझे ये लफ्ज़ अच्छा नहीं लगता। एक बार जो बात ज़बान अदा की जाए उसको सुनना समझना है और उसके बाद उसके बारे में कोई सवाल नहीं करना। जी गुरु महाराज। तो जाप याद है? जी गुरु महाराज। तो दोहरा मेरे सामने। जब मैंने नहायत सफाई से वो लाइन वो लफाज दोहराए फिर उसने कहा, तो फिर ठीक है, अब आ मेरे साथ, मैं तुझे वो जगह दिखाता हूँ जहाँ तुझे जाप करना है। मैं खामोशी से गर्दन हिलाकर उठकर बूढ़े के साथ बाहर निकल आया। ये जगह मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। ये एहसास तो मुझे हमेशा से रहता था कि ये बेरौनक और अजीब सा इलाका है, जैसे आसमानी नहुस्तों ने यहाँ बसेरा कर रखा है। एक छोटा सा तालाब था जिसके किनारे लंबी लंबी घास उगी हुई थी। कई दरख्त तालाब के आसपास मौजूद थे। आम हालात में एक खुशनुमा इलाका होना चाहिए था, लेकिन न जाने क्यों इस पर एक अजीब सी नहूसत नाज़िल थी और दूर दूर तक कोई इंसान नज़र नहीं आता था। एक अजीबो गरीब सा मैदान फैला था और इस मैदान में यह तालाब भी मसनूई सा ही महसूस होता। एक और बात भी मैंने महसूस की कि तालाब के पानी से हल्की हल्की नागवार किस्म की बदबू उठ रही थी, जैसे पानी सड़ा हो। हालांकि ना उस पर काई थी और ना ही दूर से या करीब से गंदा नजर आता। शायद एक कुदरती गंदगी थी इसमें मौजूद थी। दरख्त भी अच्छे खासे फैले थे, लेकिन कुछ अजीब से रंग के। इनमें वो सब्ज रंग था ही नहीं जो दरख्तों का रंग होता है। बस ये मेरे महसूसात थे जिन्हें मैंने महसूस किया। बूढ़े ने मुझे एक जगह बताई और कहा, ये वो जगह है जहाँ बैठकर तुझे जाप करना है। ये जगह एक दरख्त के तने के पास थी
और दरख्त का पूरा साया इस जगह फैला था। बूढ़े ने कहा, जब तू जाप कर रहा हो तो तेरे मन में और कोई ख्याल नहीं होना चाहिए। और सुन, बात कुछ भी हो जाए, जाप के दौरान इस दरख्त के साए से निकलने की कोशिश मत करना, वरना नुकसान उठाएगा। जी गुरु महाराज। इसके अलावा एक और बात तुझे बता दूं कि वो यहाँ जो कुछ भी हो, तुझे इसमें दखल देने की ज़रूरत नहीं। चाहे जैसा ही तेरा मन तड़पे, मगर तुझे अपनी जगह से हिलना नहीं जब तक कि तेरा जाप पूरा ना हो जाए। समझ गया? जी, मुझे ये अल्फाज कितनी बार दोहराने होंगे? 271 दफ़ा। ये तो अहम बात थी जो मैंने उससे पहले पूछी ही नहीं थी गुरु महाराज। ना पूछता तो मैं तुझे खुद बता देता। 271 दफ़ा दोहराने के बाद मुझे यहाँ से उठ जाना होगा। हाँ, जब तू अपना जाप पूरा कर ले तो आराम से उठ जाना, फिर तेरी मर्जी है। मगर सुन, उसके बाद यहाँ जो कुछ होता है उसमें दखल नहीं देना। एक बार फिर कहता हूँ कि तेरा मन तड़पेगा, तू चाहेगा कि कोई काम करे, लेकिन यहाँ कुछ मत करना। ये समझ लेना अच्छी तरह, और गुरु जब कोई हुक्म देता है तो उसकी पाबंदी करनी है। मैं जानता हूँ गुरु महाराज। तो फिर अब मैं चलता हूँ। आज से ही आप जाप शुरू कर दूँ? हाँ, बस आज से ही। ठीक है, जैसा आपका हुक्म गुरु महाराज। बस अब तू यहाँ बैठ जा और अपना काम शुरू कर। लेकिन अभी तो वक्त है गुरु। हाँ रे हाँ, वक्त तो है, ये बात तो मैं भूल गया। चल ठीक है, थोड़ी देर के बाद आ जाना, लेकिन अब तू यहाँ घूम फिर, मैं तेरा साथ नहीं दूंगा। बूढ़े ने कहा और वापस अपनी रिहाइश पर चला गया। मैंने उसका पीछा नहीं किया, बल्कि मेरी निगाहें दूर तक भटक रही थीं। ताहदे निगाह इंसान का कुछ अता पता नहीं था। वैसे भी इस वीराने में किसी का आना बेमकसद ही था। मैं बहुत देर तक घूमता रहा और इसके बाद वापस तहखाने में आ गया। यहाँ आने के बाद पहली बार बाहर निकला था। बदन को अजीब सी कैफियत का एहसास हो रहा था। बहरहाल जब जो कुछ शुरू कर दिया उससे हटना तो मुनासिब नहीं था। हालांकि कभी कभी अंदर से दिल ये कहता कि भाग जाऊं यहाँ से, लानत भेजूं चाची जान पर और रियाज पर। दुनिया बहुत वसी है, देखूंगा इस दुनिया में क्या है। लेकिन अब खुद ही बहुत से एहसास दिल में आते थे कि देखूंगा क्या इस दुनिया में, सिवाय इसके कि मेहनत मजदूरी करके 2 वक्त की रोटी हासिल कर ली। ये भी कोई ज़िंदगी होगी? मैं अब बदल चुका था, ज़माना देख लिया था मैंने। इलियास भाई का पता नहीं क्या होगा, कहाँ क्या कर रहे होंगे। जो कुछ किया उसका फल पाया। दुनिया के साथ फरेब करते थे, फरेब की ज़िंदगी कब तक गुजारी जा सकती है। फिर मुकर्ररा वक्त पर मैं उस जगह पहुंच गया जहां मुझे वो जाप शुरू करना था। जो कुछ राधन लाल ने मुझे बताया था वो मुझे अच्छी तरह याद था। चुनाचे जब सूरज छुपा तो मैं उस दरख्त के नीचे जा बैठा। 271 दफ़ा वो अल्फाज पढ़ना थे। मैं सोच रहा था कि अगर मैं तेज़ रफ्तारी का मुजाहरा करूं तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 1.5 घंटे में ये काम कर लूँगा। लेकिन राधन लाल ने यह भी कहा था कि जब तक चांद ना निकले मैं यहाँ से ना उठूं। इसलिए जो कुछ भी करना था आहिस्ता आहिस्ता इस वक्फे के दौरान करना था। लेकिन ये वक्फा भी खासा लंबा था। फिर जब चारों तरफ अंधेरा फैल गया तो मैंने उस जाप को पहली दफ़ा दोहराया। मैं आंखें खोले बैठा था और ये अल्फाज आहिस्ता आहिस्ता मेरे मुंह से निकल रहे थे, जिनका मतलब मुझे मालूम नहीं था। मैंने महसूस किया कि एक बार मेरे अंदर गर्मी पैदा हुई। मेरा दिल इस सीने में फड़फड़ा रहा था, लेकिन मैंने हर चीज़ को नज़रअंदाज कर दिया। 7 मरतबा जाप पढ़ने के बाद मैं मुतमईन हो गया और उसके बाद ज़्यादा एहतमाम से मैंने उसका आगाज़ कर दिया। मेरी निगाहें अब भी चारों तरफ भटक रही थीं। हर चंद के अंधेरा फैल गया, लेकिन बहरहाल मेरी आंखें अंधेरे में देख सकती थी। सामने वाले दरख्त पर चिड़िया का एक घोंसला नजर आ रहा था। बहुत ही खूबसूरत चिड़िया थी और अपने घोंसले में जा बैठी। मैं उन परिंदों के बारे में सोचने लगा कि आज़ाद ज़िंदगी गुजारते हैं, फ़िज़ाओं में बसेरा करते हैं, जब दिल चाहा अपनी जगह से परवाज़ करते हैं और जहाँ दिल चाहा पहुँच गए। लेकिन इंसानी ज़िंदगी पर कितने बोझ हैं। इसे अपनी कोशिशों, अपनी मेहनत से घर बनाना पड़ता है। इसके बाद न जाने ज़िंदगी के कैसे मसाइल से दो चार होना पड़ता है। बहुत फ़र्क है इन परिंदों और इंसानों में। तब भी मेरे जहन में एक और ख्याल आया, परिंदों की ज़िंदगी तो बहुत थोड़ी होती है। तेज़ हवा चलती है तो इनके घोंसले उड़ जाते हैं और वो दरख्तों से टकरा कर मर जाते हैं। तब ही जहन में एक और ख्याल आया कि इसके अलावा हर छोटे परिंदे को बड़ा परिंदा शिकार कर लेता है। इन्हीं ख्यालात में वक्त गुजर रहा था और ज़बान से जाप के लफ्ज़ निकल रहे थे। फिर पहले दिन का जाप पूरा होने के बाद जब चाँद ने आसमान पर सर उठाया तो मैं वहाँ से उठकर अपनी रिहाइश की तरफ चल पड़ा। मैं रिहाइश की सीढ़ियाँ तय कर रहा था कि अचानक ही किसी औरत की चीख मेरे कानों में आई। कोई औरत बहुत अजीब दर्दनाक अंदाज में चीखी थी। मेरे दिल में एकदम से तजस्सुस बेदार हुआ, लेकिन फिर गुरु राधन लाल के लफ्ज़ मेरे ख्याल में आए कि यहाँ जो कुछ भी हो उसकी तरफ से आंखें और कान बंद रखना। एक बार मेरे दिल ने फिर अंदर से बगावत की कि देखूं तो सही कि ये है क्या, कोई मुसीबत में तो नहीं। लेकिन वो वही बातें या तो अपने दिल की मान लेता या फिर राधन लाल की बात मान लेता। चुनाचे मैंने खामोशी से अपनी रिहाइश की तरफ रुख किया और तहखाने में पहुंच गया।
لیکن یہ احساس کافی دیر تک میرے دل میں تھا کہ چیخنے والی عورت کون تھی اور اس پر کیا بیتی۔ لیکن دوسرے دن جب سورج نکلا اور میں اپنے معمولات سے فارغ ہو گیا تو میں نے رتن لال کو تلاش کیا۔ اس نے مجھ پر کوئی پابندی نہیں لگائی تھی اور کہہ دیا تھا کہ میں جہاں چاہوں گھوم پھر سکتا ہوں۔ حالانکہ اس دوران میں نے اپنی اس رہائش گاہ میں وقت گزارا اور جان بوجھ کر باہر نہیں نکلا، بس اپنے سحر میں گرفتار تھا اور اسی کشمکش کا شکار کہ جو کچھ کر رہا ہوں وہ ٹھیک ہے یا نہیں۔ لیکن جب میں نے ایک دن کا جاب کر لیا تو پھر میرا آخری فیصلہ ہو گیا کہ اب مناسب اور نامناسب کا تصور ذہن سے نکال دیا جائے اور صرف وہ کیا جائے جو میں شروع کر چکا ہوں۔ رادن لال مجھے ایک ایسی جگہ ملا جو ایک کھلا ہوا علاقہ تھا اور میں نے یہاں ایک اور منظر دیکھا۔ یہاں 8-9 افراد موجود تھے اور بڑے ادب سے بیٹھے تھے۔ رادن لال ایک چوکی پر بیٹھا انہیں کچھ بتا اور سمجھا رہا تھا۔ میں نے اسے مصروف دیکھ کر باہر قدم نہیں نکالا اور پیچھے رہ گیا۔ وہ لوگ بڑی عقیدت سے رادن لال کی باتیں سن رہے تھے۔ پھر خاصی دیر تک میں رادن لال کا جائزہ لیتا رہا اور اس کے عقیدت مندوں کو بھی دیکھتا رہا۔ ایک ایک کر کے وہ لوگ اٹھنا شروع ہو گئی اور جب انہوں نے اپنی جیب سے چیزیں نکال کر رکھنا شروع کر دی، یہ نوٹ تھے، کھانے پینے کی چیزیں تھیں اور ایسی ہی دوسری چیزیں جو وہ رادن لال کی نظر کرتے تھے۔ رادن لال نے اپنا الٹا ہاتھ اوپر اٹھایا اور اسے سیدھا کر کے ان لوگوں کو جانے کی اجازت دی۔ تب وہ لوگ باہر نکل گئے اور رادن لال اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ پھر اسی وقت میں پیچھے سے نکل کر رادن لال کے سامنے پہنچ گیا۔ اس نے مجھے دیکھا اور پھر مسکرایا۔ تو پہلے دن کا جاب کر چکا ہے؟ اس نے پوچھا۔ جی ہاں گرو مہاراج۔ اچھا چل یہ پھل وغیرہ اٹھا، نوٹ سمیٹ لے، ان ایک جگہ کر کے میرے حوالے کر دے۔ اصل میں نے تجھے بتا دیا تھا کہ میں نے کوئی چیلا نہیں بنایا۔ بہت سے لوگوں نے یہ کوشش کی لیکن تو جانتا ہے کہ ارے غرے کو کوئی علم نہیں دیا جاتا۔ یہ تو تیری خوش قسمتی ہے کہ تو نے مجھ سے وہ حاصل کر لیا جو اچھے نہ حاصل کر سکے۔ یہ چیزیں اٹھا لے۔ میں نے رادن لال کی ہدایت پر عمل کیا، پھل وغیرہ سمیٹ کر ایک جگہ کر دیے۔ رادن لال بولا، لے اب اس میں سے کچھ جو بھی تیری پسند ہو اٹھا لے، لیکن اس میں رہائش میں جا کر ہی کھانا۔ آج سے یہ بھی کیا کر تو، یہ لوگ روز نہیں آتے، 3 دن کے بعد آتے ہیں۔ چنانچہ آج سے تیسرے دن تو پھر اس جگہ آ جانا تاکہ یہ تمام چیزیں سمیٹ لے۔ جی گرو مہاراج، میں نے جواب دیا۔ پھر میں نے کہا ایک بات پوچھنا ہے آپ سے گرو۔ ہاں پوچھو۔ رات کو جب میں جاب واپس کر کے لوٹا تو عورت کے چیخنے کی آواز سنائی دی۔ رادن لال نے چونک کر مجھے دیکھا اور پوچھا، ہاں پھر؟ میرا مطلب ہے وہ کون تھی؟ یہاں تو دور دور تک آبادی نہیں۔ رادن لال سوچتا رہا اور پھر بولا، کچھ سمے اور گزار لے، اس کے بعد تجھے سب کچھ معلوم ہو جائے گا۔ ہمارے ہر کام میں تجھے شریک ہونا ہے، تو بالکل چنتا نہ کر۔ وہ کوئی ایسی ویسی بات تو نہیں تھی؟ میں نے پوچھا۔ دیکھ ابھی بہت کم سمے گزرا ہے، تجھے یہاں کوئی ایسی ویسی بات ہو چکی تو اس پر دھیان مت دے، اور اگر ایسی چیزیں تجھے دوبارہ سنائی دے تو اس کی فکر نہ کرنا۔ جی گرو مہاراج، میں نے جواب دیا، لیکن دل میں ایک خلش سی تھی۔ رادن لال نے حتمی طور پر بات کہہ دی کہ میں ایسی باتوں پر نظر نہ رکھوں۔ مجھے اس بات ہدایت پر عمل کرنا تھا کیونکہ بہرحال اس سے کچھ سیکھ رہا تھا، لیکن اندر کی جو کیفیت ہے وہ کبھی انسان کے بس سے باہر ہو جاتی ہے۔ نہ جانے وہ کیسی چیخیں تھیں۔ بہرحال جو پھل وہاں سے اٹھا لایا تھا انہیں کھایا اور اس کے بعد آرام کرنے کے لیے لیٹ گیا۔ پھر دوسری رات بھی میں نے جاب شروع کیا۔ پھر تیسری رات ایک عجیب واقعہ ہوا۔ سامنے والے درخت پر جو رنگین چڑیاں موجود تھیں جنہیں میں نے اب دن میں بھی آ کر دیکھا تھا، بہت خوبصورت تھی۔ اس وقت جب میں جاب کر رہا تھا میں نے دیکھا درخت کی اوپری شاخ سے ایک سانپ نیچے اتر رہا ہے۔ میں جاب کر رہا تھا لیکن کالے ناگ کو دیکھ کر نہ جانے کیوں میرے دل میں خوف سا احساس ہوا۔ اگر یہ اتر کر میرے پاس آیا تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میں نے دل میں سوچا اور اس کے بعد اس احساس کے ساتھ خاموش ہو گیا کہ گرو نے مجھ سے کہا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے اپنی جگہ نہیں چھوڑنا۔ یہ سانپ مجھ تک نہ پہنچے لیکن میری نگاہیں سانپ پر جمی تھی۔ سانپ آہستہ نیچے اترا اور اٹھ کر تھوڑی دیر بعد اس گھونسلے کے قریب رک گیا۔ پھر میں نے سانپ کو اپنا پھن پھیلائے گھونسلے میں داخل کرتے دیکھا اور چند لمحوں کے بعد جب میرے منتظر میری نگاہوں کے سامنے جو منظر آیا اس نے میرا دل تڑپا دیا۔ وہ رنگین اور حسین چڑیا سانپ کے منہ میں دبی ہوئی پھڑپھڑا رہی تھی اور سانپ اسے منہ میں دبائے پیچھے ہٹ گیا۔ چڑیا پھڑپھڑاتی رہی، میرا دل سینے سے نکل پڑا اور میری خواہش تھی کہ کسی طرح اس سانپ کو ہلاک کر کے اس چڑیا کو آزاد کرا دوں، لیکن رادن لال کے الفاظ بھی میرے ذہن میں تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے سانپ چڑیا کو چٹ کر گیا۔ پھر اس نے دوبارہ پھن اندر ڈالا اور دوسری چڑیا نکال لی۔ اسے بھی ہلاک کرنے کے بعد سانپ نے اپنی منزل کی طرف رخ کیا اور درختوں کی شاخوں میں گم ہو گیا۔ حسین چڑیوں کا گھونسلہ ختم ہو گیا، خالی ہو گیا، اور نہ جانے کیوں میرے دل میں بڑا دکھ ہوا۔ کتنی سکون کی زندگی گزار رہی تھی لیکن اب ان کا وجود مٹ گیا، ایک دشمن انہیں کھا گیا۔ سانپ اپنی جگہ سے غائب ہونے کے بعد پھر نظر نہیں آیا اور میں اطمینان سے اپنا جاب پورا کرتا رہا۔
यहाँ तक कि चांद ने सर उभारा और मैंने जाप ख़त्म करके अपनी जगह की राह ली। आज मुझे कोई चीख नहीं सुनाई दी। फिर इसी तरह जाप करते मुझे 5वां दिन आ गया। इस दौरान अजीबोगरीब हालात पेश आए। वैसे जाप करने के वक्त के लिए मैंने एक डंडा अपने साथ रख लिया कि अगर सांप मेरी तरफ आए तो इससे कम से कम इस दरख्त की छांव के नीचे ही निपट सकूं। मूजी का क्या भरोसा कब इस तरफ निकल आए। खैर जनाब, ये वाक़यात गुजरते रहे। मैं 5वें दिन का तज़किरा कर रहा था। ये मेरे जाप का 5वां दिन था। 2 दिन और बाकी रह गए थे। मैं बैठा हुआ जाप कर रहा था। मौसम खुशगवार था। आसमान पर बादल छाए हुए थे और आज ये खतरा था कि शायद चांद नज़र ना आए। लेकिन बहरहाल एक तयन हो गया कि चांद अगर बादलों की वजह से नज़र ना आया तो क्या हो सकता है। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता जो जो रात गुजरती गई बादल छटते गए और चांद पूरी आबोताब के साथ निकल आया। फिज़ा में चारों तरफ रोशनी फैल गई। मैं अपने जाप के आखिरी मराहिल में से गुजर रहा था कि कहीं से एक बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती आ गई। वो दरख्त की छांव के इस तरफ मेरी जानिब रुख करके बैठ गई। चंद लम्हों के लिए रुक गया और उस बिल्ली को देखने लगा जो न जाने मुझसे क्या चाहती थी। वो 3 बार मुंह से म्याऊं म्याऊं की आवाज़ निकाल चुकी थी। बहुत खूबसूरत बिल्ली थी। मैं उसे देखकर मुस्कुराता रहा, न जाने क्या मेरे दिल में समाई। लेकिन फिर वो खौफनाक लम्हा आ गया जिसने मेरी रूह तक को लरजा दिया। सामने वाले दरख्त से जिस पर मैं चिड़ियों का वो घोंसला देखता था, अब वो घोंसला वीरान देखकर मेरे दिल को दुख होता था। अचानक ही एक कदावर बिल्ले ने छलांग लगाई। काले रंग का ये बिल्ला बड़ी लंबी छलांग लगाकर बिल्ली पर आ कूदा। बिल्ली बेचारी अपनी जगह से उठकर भागी और बिल्ला गुर्राता हुआ उसके पीछे दौड़ा। मैंने हैरत से देखा वो बिल्ला आम जसामत से कहीं बड़ा था और बहुत तंदुरुस्त और तवाना मालूम होता। देखते ही देखते उसने बिल्ली पर झपटा मारा और उसकी गर्दन अपनी दांतों में दबोच ली। अब मेरे हाथों में लर्जिश पैदा हो गई। मैंने डंडे को मुट्ठी में पकड़ लिया और एक लम्हे के लिए मेरा दिल चाहा कि उठकर खड़ा हो जाऊं और इस खूबसूरत बिल्ली को बचाऊं जो अब बिल्ले के जबड़ों में दबी हुई तड़प रही थी। ज़मीन पर अच्छा खासा हंगामा था। बिल्ली को वो बिल्ला भंबोड़ रहा था और देखते ही देखते बिल्ली खून में नहा गई। बिल्ले ने उसकी टांगें चबा डाली और थोड़ी देर के बाद वो उसके पूरे बदन को चट कर गया। बिल्ली को उसने तरोड़ मरोड़ कर रख दिया था और अब ज़मीन पर खून के छींटों के अलावा और कुछ नहीं था। काले बिल्ले का मुंह खून से रंगीन हो गया, लेकिन इसके साथ मैंने महसूस किया कि उसकी जसामत पहले से भी ज़्यादा बड़ी हो गई। बिल्ली को हजम करने के बाद वो लंबी ज़ुबान निकालकर अपने मुंह पर लगा खून चाटने लगा। तभी उसकी गोल गोल खौफनाक आंखें मेरी जानिब उठ गईं और वो इस तरह ठिठक कर रुक गया जैसे पहली बार उसने मुझे देखा। न जाने क्यों मेरे बदन में सर्द लहरें दौड़ने लगी। बिल्ले की आंखों से महसूस हो रहा था जैसे वो अपने शिकार को ताक रहा हो। फिर वो दबे कदमों मेरी जानिब बढ़ने लगा और मेरी औसान खता हो गई और मैं हाथ में डंडा संभाले उठता रहा। अगर उसने मुझ पर हमला किया तो जाहिर है मुझे उससे जंग करनी पड़ेगी। फिर बिल्ला दरख्त की छांव के इस हिसार के करीब आ गया जिससे बाहर निकलने की मुझे ममानियत थी और अब इसके सिवा कोई चारा नहीं था कि मैं उससे मुकाबला करूं। लेकिन इस वक्त भी मैंने अपने होशो हवास नहीं खोए और ये सोच रखा था कि बिल्ला अगर अंदर आ गया तो मैं हिसार के अंदर से इससे जंग करूंगा। लेकिन बिल्ला अंदर नहीं आया। इसी तरह मुझे देखता रहा जैसे मौका देकर मुझे चीर फाड़ डालेगा और चट कर जाएगा। बिल्ली को उसने जिस वेशियाना अंदाज में चबा डाला था वो अब भी मेरे जहन पर नक्श था और मैं उसका बदन देखकर हल्का हल्का कांप रहा था। बिल्ला तकरीबन 3 मिनट तक वहाँ खड़ा रहा। फिर अचानक मुझे ख्याल आया कि चांद निकल आया है और मुझे अपना जाम ख़त्म कर लेना चाहिए। वैसे भी सिर्फ चंद बार की बात रह गई थी, चुनाचे मैं अपनी जगह पर बैठ गया। लेकिन डंडा अभी मेरे हाथ में मजबूती से पकड़ रखा था। यहाँ तक कि मैंने अपना जाप पूरा किया और जैसे ही मेरे जाप की आखिरी लाइन ख़त्म हुई मैं डंडा लेकर उस बिल्ले के पीछे दौड़ा। बिल्ले ने एक लंबी छलांग लगाई और भागकर दरख्त पर चढ़ गया। मैं 2-3 मिनट तक दरख्त के नीचे खड़ा उसे देखता रहा और उसके तने को डंडे से बजाता रहा। कमबख्त नीचे तो आ, मैं तुझे देख लूँ। अब मेरे दिल से न जाने क्यों खौफ निकल गया। बिल्ले पर मेरा गुस्सा बहुत शदीद था। ये दरख्त ही नौसत की जड़, इस कमबख्त पर सारी खूंखार बलाएं ही रहती हैं, वो सांप और वो बिल्ला। लेकिन मुझे अब महसूस हो रहा था जैसे बिल्ला दरख्तों की शाखों में छुप कर बैठ गया हो। बहरहाल देर तक मैं दरख्त पर डंडे बरसाता रहा लेकिन बिल्ले ने अपनी जगह नहीं छोड़ी। ना ही वो मुझे नजर आया, ना उसकी चमकदार आंखें। जबकि मैं उनकी तलाश में था। एक लम्हे के लिए दिल चाहा कि दरख्त पर चढ़कर उसे तलाश करूं, लेकिन फिर अपनी इस दिलेरी को खुद ही सीने में दबाया कि क्या फ़ायदा, ख्वामख्वाह किसी मुसीबत में फंस जाऊं। वहाँ सांप भी है। और उसके बाद मैं आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगा। मैंने सोचा कि दोबारा जब भी नजर आया इस पर डंडा फेंक कर इसे मारूंगा, लेकिन यह भी एक गलत तरीका था। मेरे हाथ से अगर डंडा निकल गया तो शायद सिर्फ हाथों से मैं उसका मुकाबला ना कर सकूं, वरना मुझे ज़ख्मी कर देगा। मैं आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा था। अचानक मुझे पीछे सरसराहटें महसूस हुई। मैंने पलट कर देखा और फिर मेरे रोंगटे खड़े हो गए।
इंसान अपनी वहशत, अपनी खौफ पर मुश्किल से ही काबू पा सकता है। बिल्ला आहिस्ता आहिस्ता मेरे पीछे चला रहा था और मुझसे ज़्यादा फासले पर नहीं था। मैंने एक हलक से धाड़ निकाली और पलटकर बिल्ले की जानिब दौड़ा, लेकिन मेरे पलटते ही वो फिर पीछे भाग गया। मैंने कुछ देर तक उसका ताक़ुब किया, लेकिन वो कम वक्त भागकर फिर दरख्त पर चढ़ गया। मैंने सोचा कि लानत है इस पर, अब मुझे अपनी रिहाइश गाह पहुँचना चाहिए। मैं तेज़ तेज़ कदम उठाता वापस पलटा और थोड़ी देर के बाद ही अपने कमरे में दाखिल हो गया। लेकिन मेरा दिल लरस गया। वो निस्वानी चीखें आज फिर मुझे सुनाई दी, लेकिन आवाज़ बदली थी और आवाज़ वो नहीं थी जो मैंने पहले सुनी थी। कोई चीख चीख कर कह रहा था, नहीं नहीं, तुम्हें भगवान का वास्ता, नहीं ऐसा ना करो, देखो मान लो मेरी बात। और फिर यूं लगा जैसे किसी ने उसका मुंह बंद कर दिया। मेरे दिलो दिमाग मुअत्तल होकर रह गए। क्या करूं क्या ना करूं। ये आवाज़ बड़ी दर्दनाक थी। कोई किसी को मदद के लिए पुकार रहा था, लेकिन मैं उसकी मदद को नहीं जा सकता था, जबकि मेरा दिल चाह रहा था कि मैं ऐसा करूं। मैं दिल महसूस कर वापस पलटा और अपनी क़याम गाह में आ गया, लेकिन उस रात मुझे नींद नहीं आई। दूसरी सुबह भी मैं देर तक कसलमंदी से पड़ा रहा। राधन लाल से कुछ पूछना बेकार था। उसने कह दिया था कि यहाँ होने वाली किसी बात पर मैं तवज्जो ना दूँ। फिर जाप के बाकी दिन भी गुजर गए। 7वें दिन मैंने जाप मुकम्मल कर लिया और 8वें दिन की सुबह राधन लाल मेरे पास आया। वो मुस्कुराती निगाहों से मुझे देख रहा था। उसने कहा, आओ मेरे साथ। मैं उसके साथ बाहर आ गया तो राधन लाल ने कहा, तेरी दाढ़ी कितनी बढ़ गई है, कभी आईने में अपनी शक्ल देख। वो आईना है ही नहीं मेरे पास। हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन तेरे लिए बंदोबस्त कर दिया है। जाप पूरा हो गया ना? जी हाँ गुरुजी, जाप पूरा हो गया। जो कुछ आपने बताया था मैंने कर लिया। आईने में अपने आप को देखेगा तो तुझे एहसास होगा कि इस जाप का नतीजा क्या निकला। क्या मतलब? खैर छोड़ो इन बातों को, कोई ख़ास बात तो नहीं हुई? नहीं गुरुजी। तो बस ये समझ ले कि तू अपने ज्ञान के पहले मरहले को पूरा कर चुका है और उसके बाद तुझे क्या मिलेगा ये तू देखेगा। क्या मिलेगा गुरुजी? नहीं रे, अभी नहीं, अभी तो तुझे बहुत कुछ करना है। गुरु दक्षिणा देनी है तुझे। गुरु दक्षिणा? हाँ, क्या नहीं देगा? मेरे पास क्या है गुरुजी? आज ये कह रहा है पागल, कल को देखना तेरे पास क्या क्या होगा। जी गुरु महाराज, मगर तुझे हमारे लिए भी कुछ करना होगा और वही तेरी गुरु दक्षिणा होगी। भला मैं आपसे मना कर सकता हूँ कोई? अभी तक तो तू बहुत अच्छा लड़का साबित हुआ है और मेरा मन चाहता है कि तुझे इतना कुछ सिखा दूँ कि संसार तेरे कदमों में झुक जाए। आपकी मेहरबानी होगी गुरुजी महाराज, इससे ज़्यादा मैं और क्या कर सकता हूँ। अच्छा अब आ जा। नए जाप के लिए तुझे काफ़ी अरसे काम करना होगा, लेकिन ये जाप 3 दिन का होगा। इसके बाद तुझे फिर 7 दिन का जाप करना होगा। क्या वही जो आपने पहले बताया था? नहीं, कुछ और, राधन लाल ने कहा। ठीक है गुरुजी, मगर इसमें समय बहुत लग जाएगा। अब क्या करना है मुझे? सिर्फ आपके कदमों में ही रहना। हमारे चरणों में रहेगा तो सुख पाएगा पगले। अपना हुलिया दुरुस्त कर ले, तेरे लिए नए कपड़े मंगवाए हैं हमने। वो मुझे एक और कमरे में ले गया। यहाँ आईना भी था, शेव का सामान भी था, गुस्ल करने के लिए गुस्ल खाना भी था। पूरे कारखाने को मैंने अभी तक नहीं देखा था। जितनी जगह मुझे दिखा दी गई थी मैंने उसी पर इक्तफा किया। ये नई जगह थी जहाँ वो मुझे ले गया। बड़ी पुरसुकून और आरामदेह जगह थी। मैंने आईने में अपना चेहरा देखा और न जाने मुझे क्यों महसूस हुआ कि मेरे चेहरे में एक अजीब सी कशिश पैदा हो गई है। मेरी आंखों में हल्के से गुलाबी डोरे तैर रहे थे और इन आंखों में पुरस्रार सी चमक पैदा हो गई। ये तमाम एहसास मुझे खुद अपने बारे में हुए। मैं ये सोच रहा था कि न जाने ये तब्दीली कैसी है। फिर मैंने अपने हाथों पैरों पर गौर किया। शायद इतने दिन के ऐश और आराम की ज़िंदगी का नतीजा था कि मेरे बदन का गोश्त भर गया था। मेरे सीने पर लंबे बाल थे, हालांकि मैंने इससे पहले कभी इन पर तवज्जो नहीं दी थी। हाथों की सफ़ेद कलाइयों पर भी स्याह बाल थे, बहुत घने थे। गुस्ल करके मेरा बदन निखर आया। इसके बाद मैंने शेव की और फिर आईने में अपने आप को देखता रहा। मेरे बालों का अंदाज़ पहले ही बड़ा खूबसूरत था और कई लोगों ने तारीफ़ की थी, लेकिन कभी मैंने इस पर तवज्जो नहीं दी। जिस माहौल से उठकर आया था इसमें सारी चीज़ों की इस कदर अहमियत नहीं थी, लेकिन आज मैंने अपने सरापे को गौर से देखा। भरा भरा बदन, लंबा कद और इनसे कहीं ज़्यादा मेरी शख्सियत में निखार पैदा हो गया। बहरहाल मैंने फिर वो लिबास पहना, सफ़ेद रंग का कुर्ता और एक धोती थी। मुझे धोती बांधना नहीं आती थी क्योंकि मैंने हिंदुओं के अंदाज में कभी धोती नहीं बांधी थी, लेकिन जब मैंने इसे जिस्म पर लिपेटा तो मुझे सब कुछ आ गया। कुर्ता और धोती पहनकर जब मैं बाहर निकला तो गुरु राधन लाल मौजूद था। उसने मुझे देखा और आंखों में अजीब से तासुरात पैदा हो गए। फिर उसने हंसते हुए कहा, भगवान की सौगंध, तू वैसे ही साहिर है, तुझे तो वैसे ही जादूगर माना जा सकता है। तुझे कोई गुर सीखने की क्या ज़रूरत है? कैसा लगा अपना आप? सब आपकी मेहरबानी है गुरुजी। तो फिर दक्षिणा के लिए तैयार हो जा। अभी दक्षिणा देगा या दूसरे जाप के बाद? जैसा आपका हुक्म हो, मैं क्या कह सकता हूँ। हाँ देख, जो दक्षिणा तुझे देनी है उसमें तुझे ज़्यादा दिन लग जाएंगे।
हमारा ख्याल है 3 दिन का जाप तू और कर ले, फिर तेरा आखिरी जाप रह जाएगा और उसके बाद तू बहुत कुछ पा लेगा। जैसा आपका हुक्म, मैंने कहा। इसके बाद सुकून का वक्त गुजरने लगा। तकरीबन 6 दिन के बाद गुरु राधन लाल ने मुझे दूसरा जाप याद कराया, जैसा पहले करवाया था। लेकिन उस जाप के लिए उसने कहा कि ये मुझे अपनी रहशगाह में पढ़ना पड़ेगा और इसमें कोई ख़ास दिक्कत नहीं होगी। चुनाचे मैंने 3 दिन का वो जाप भी मुकम्मल कर लिया। अब मैं आज़ादी से बाहर आता और जाता और गुरु राधन लाल मुझे बहुत सी बातें बताया करता। फिर उसने एक सुबह मुझसे मुस्कुराते हुए कहा, अब तुझे वो काम करना है जिसके लिए हमने तुझसे कहा है। क्या राधन लाल महाराज? जो कुछ कह रहा हूँ उसे गौर से सुन। तुझे अब बस्ती जाना होगा। बस्ती में गंगोली नामी एक बनिया है। उस बनिए के पास जाना और बताना कि तू किरणपुर से आया है और तेरा नाम सरन लाल है। जी। गंगोली राम तुझे अपने हाथों हाथ लेगा और अपने घर ले जाएगा। चूँकि सरन लाल उसके एक मरहूम दोस्त का बेटा है और ये मरहूम दोस्त लंदन में मर चुका है। उस दोस्त का नाम क्या था? मदन लाल। ये मैंने इसलिए पूछ लिया ताकि मुझे याद रहे। हाँ, मैं तुझे खुद बताता। फिर वो तुझे अपने घर ले जाएगा और अब मैं तुझे वो सबसे अहम बात बताऊंगा। गंगोली राम की एक बेटी है जिसका नाम पुष्पावती है। बड़ी सुंदर कन्या है। देखेगा तो मन ललचाएगा, मगर समझ लेना कि वो तेरे लिए नहीं। अलबत्ता अगर वो तुझसे प्रेम करने लगे तो उसका मान रखना और ख़ुद भी उससे प्रेम का इजहार करना। इस काम में कुछ रोज़ लगेंगे। बस तू ये समझ ले कि तुझे उससे प्रेम करना है। बेफिक्र रहना, तेरा कुछ कोई नहीं बिगाड़ सकेगा। बस जो काम हमने कहा है वो तुझे करना है। लेकिन उसके बाद क्या करना होगा? नहीं रे नहीं, वक्त से पहले कोई बात ना पूछ। ठीक है महाराज, मगर मुझे ये तो बता दें कि हाँ बोल, कि बस मुझे इतना ही करना है। उसके बाद जो करना है मैं तुझे बता दूंगा। अच्छा, तो मुझे कब जाना है? बस वो कहते हैं कि कल करे सो आज और आज करे सो अब। सो अब तू तैयार हो जा। देख वो सूटकेस रखा है, इसमें कपड़े भी हैं और तेरा टिकट भी, जिसके बारे में अगर कोई पूछे तो बताए कि तू रेल से आया है। ठीक है, जैसे आपके हुक्म। और फिर बहुत दिन के बाद मैंने आबादियों का रुख किया। इतने अरसे वीरानों में गुजारने के बाद आबादी में आना बड़ा अजीब लगा। चाची जान का घर भी वहीं था, लेकिन मैंने फैसला किया कि जब तक अपना काम मुकम्मल नहीं होगा किसी से नहीं मिलूंगा। इसलिए मैं राधन लाल के बताए हुए पते पर पहुंच गया। बड़ी सी दुकान थी जिसमें लाखों रुपए का माल भरा था। दुनिया की हर चीज़ थी जो ज़रूरियातें ज़िंदगी में इस्तेमाल होती हैं। वो मोटा सा आदमी था, यकीनन तौर पर गंगोली राम ही हो सकता था। मैं उसके पास गया। वो मेरी जानिब देखने लगा। मैंने कहा, मेरा नाम सरन लाल है और मैं किरणपुर से आया हूँ। मोटा आदमी एकदम हैरत से चौंक पड़ा, फिर अपनी जगह से उठा और मेरे गले आ लगा। अरे मेरा पोत, मेरा बेटा, आ गया तू? मुझे तेरे आने की इतला मिली थी। जी गंगोली राम महाराज। अरे क्या कह रहा है? ताया जी नहीं कहेगा? जी ताया जी। बस रे, तेरे आने से मेरा मन खुश हो गया। भगवान कितना सुंदर है तू। अरे काका, ओ काका। गंगोली राम ने एक आवाज़ दी और एक बूढ़ा आदमी आ गया। काका तुम दुकान संभालो, मेरे मेहमान आए हैं, मैं इन्हें लेकर जा रहा हूँ। थोड़ी देर के बाद गंगोली राम मुझे लिए हुए खूबसूरत से मकान में दाखिल हुआ, जो दुकान से ज़्यादा फासले पर नहीं था। मकान में बहुत से लोग मुझे नजर आए, लेकिन गंगोली राम मुझे साथ लिए अंदर कमरे में पहुँच गया और यहाँ मैंने उस हसीन लड़की को देखा जो एक खिले हुए फूल की मानंद थी। इतना खुशगुफ्ता चेहरा, बड़ी बड़ी आंखें, मुस्कुराते होंठ। उसके साथ एक औरत भी थी जो सफ़ेद साड़ी बांधे थी, लेकिन उसके कदोखाल से जाहिर होता था कि वो पुष्पावती की माँ है। दोनों की शक्लें भी आपस में मिलती थीं। गंगोली राम ने कहा, लता देख तो कौन आया है। दोनों मुझे देखने लगीं। उनकी आंखों में पसंदीदगी के आसार मैंने साफ महसूस किए। तब लता ने पूछा, कौन है ये? नहीं, हमने तो बताया तो फिर बात ही क्या रही। तो खुद पहचान कर दिखा तब माने। मुझे क्या मालूम? क्यों, पुष्पा कौन है? अगर मेरा अंदाज़ा गलत नहीं तो ये मदन चाचा के बेटे हैं। ले लता, तुझसे ज़्यादा समझदार निकली। हाँ, ये सरन लाल है, मदन लाल का बेटा। जीते रहो बेटा, तुम तो बहुत बड़े हो गए। बहुत छोटा सा देखा था हमने तुम्हें। अरे कब आए तुम? बस अभी अभी पहुंचा है मेरी दुकान पर। और जानती है कि क्या कह रहा था मुझे? जी गंगोली राम जी, गंगोली राम ने कहा और हंस पड़ा। अब तुम्हारे दोस्त ने बताया ही नहीं कि तुम्हारा इससे क्या रिश्ता है? बीवी ने भी हंसते हुए कहा। अरे नहीं नहीं, मदन को बुरा ना कहो। बस ये नई नस्ल के बच्चे बस कुछ अजीब से हैं। इनके मन में जो आता है वो करते हैं। चलो अब तुम यूं करो, इसके आराम का बंदोबस्त करो और मैं दुकान पर जाता हूँ। फिर वो मेरी तरफ रुख करके बोला, देखो सरन बेटा, ये तुम्हारे ताया जी का घर है। यहाँ कोई परेशानी मत उठाना, मुझे दुख होगा। मेरे लिए एक मखसूस कमरे का बंदोबस्त कर दिया गया जो खूब सजा सवरा था।
बहरहाल उस कमरे में मुकीम होकर फिर वही कैफियत मेरे दिल पर तानिया होने लगी। मैं कुछ लोगों को धोखा देने आया था और एक गलत नाम से उन्हें धोखा दे रहा था। शाम को पुष्पा मेरे कमरे में आई। उसकी आंखों में मुसर्रतों के फूल खिले थे। अब कमरे से बाहर नहीं निकलना सरन जी, उसने हसीन आवाज में कहा। नहीं, क्यों नहीं? तो फिर आइए ना, आपको सैर करवाएं। कहाँ? बस ऐसे ही, उसने कहा और मैं उसके साथ बाहर निकल आया। पुष्पा मुझे लिए हुए मकान के पिछले हिस्से में आ गई, जहाँ एक छोटा सा बाग लगा हुआ था। क्या ये आपका बाग है पुष्पा जी? अरे नहीं, मेरा इतना बड़ा बाग कहाँ से आया, बस ऐसे ही सरकारी बाग है, मगर अंदर से अच्छा है, बैठने की बड़ी अच्छी जगह है। मौसम भी खुशगवार था। इस बाग में पुष्पा के साथ सैर करते हुए न जाने मुझे क्यों अजीब सा एहसास हुआ। पुष्पा मुस्कुराती नजरों से मुझे देखती रही। फिर एक जगह वो एक सफ़ेद बेंच पर बैठ गई। सामने हौज था जिसमें रंगीन मछलियाँ तैर रही थी। उसने कहा, बहुत खूबसूरत जगह है। मैंने कहा, आप तो इंग्लैंड से आए हैं, वहाँ आपने बहुत हसीन चीज़ें देखी होंगी। वो कहने लगी, हाँ जी बस। मैंने आहिस्ता से कहा, मेरे फरिश्तों को भी इंग्लैंड के बारे में कुछ मालूम नहीं था, बस नाम सुना था। पुष्पा कहने लगी, एक बात पूछूं सरन जी? जी पुष्पा पूछिए। इंग्लैंड में तो आपको बहुत सी दोस्तियां होंगी। मैंने पूछा, किससे? बस देखा तो नहीं है, पर अकल भी तो कोई चीज़ होती है ना। क्या मतलब? अरे वहाँ की परियां बहुत सुंदर होती हैं, सफ़ेद रंग की। पता नहीं, आप यकीन करें, मैंने आज तक कोई परी नहीं देखी। वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। मैं वहाँ पर रहने वाली लड़कियों के बारे में कह रही हूँ। मेरी लड़कियों से दोस्ती नहीं रही पुष्पा जी, ऐसा तो हो नहीं सकता। वो शरारत भरे अंदाज में मुझे देखते हुए बोली। नहीं, मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा। बहुत बड़ी बात है, वरना वहाँ विलायत से आने वाले तो पता नहीं कैसे होते हैं। आपके अंदर ऐसी बात नहीं लगती। क्या मतलब? पता नहीं, शायद मैं अपनी बात सही तौर पर नहीं कह पा रही। नहीं पुष्पा जी, ऐसी कोई बात नहीं। बस यूं समझ लीजिए कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी सादगी में गुजारी है। पुष्पा से मेरी अच्छी खासी बातचीत हुई। वो बहुत सादा मिजाज और हंसमुख लड़की थी। 3-4 दिन के अंदर हमारे दरमियान खासे गहरे राब्ते हो गए। बाद में इस बात का इल्म हुआ कि मदन लाल के बेटे सरन लाल से पुष्पा की सगाई यानी मंगनी हो चुकी थी। दोनों एक दूसरे से मंसूब हैं और गंगोली राम ये तय कर चुका था कि अब बहुत जल्द उन दोनों की शादी कर देगा। ये मालूमात हासिल करने के बाद मुझे बहुत दुख हुआ, ये सोच कर कि न जाने राधन लाल मुझे यहाँ किस हैसियत से भेजा है। दूसरे बहुत से मामलात मुझे मालूम नहीं थे कि ये लोग सरन लाल को पहचानते क्यों नहीं। गालिबन इसकी वजह यह होगी कि सरन लाल लंदन में है और मदन लाल भी वहीं रहा। बहुत अरसे बाद सरन लाल का यहाँ आना हुआ, लेकिन न जाने राधन लाल ने यह सब कैसे किया। फिर उस रात मैं अपने कमरे में लेटा अपनी सोचों में गुम था। खासी रात हो चुकी थी। घर के लोग सो चुके थे कि मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई और मैं चौंक पड़ा, ये कौन हो सकता है। मैंने दिल में सोचा और फिर मैं उठकर दरवाजे के पास पहुंच गया। दरवाज़ा खोला तो राधन लाल को देखकर मेरा ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया। गुरु महाराज आप? हाँ भाई, कैसी चल रही है? अंदर चल, राधन लाल ने इतने इत्मीनान से कहा जैसे अपने ही घर में आया हो, जबकि मैं थोड़ा सा खौफजदा हो गया। बहरहाल मैं पीछे हटा तो राधन लाल ने कमरे में दाखिल होने के बाद दरवाज़ा बंद कर लिया और फिर एक कुर्सी पर बैठते हुए बोला, मैंने तुझसे पूछा था कि यहाँ कैसी बीत रही है। बहुत अच्छी गुरुजी, ये लोग बहुत अच्छे हैं। इन्होंने मुझे बहुत इज्जत दी है। आखिर क्यों न देते, हमने तुझे यहाँ भेजा है। आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ गुरु महाराज। पूछो। यहाँ मुझे मालूम हुआ कि पुष्पा से मेरी सगाई हो चुकी है और वो लोग बेचारे मुझे सरन लाल समझ रहे हैं। तो समझने दे, तेरा क्या जाता है। मगर अब इसके बाद क्या होगा गुरुजी? क्या मतलब? मेरा मतलब है ये लोग जिस अंदाज में सोच रहे हैं। जवाब में राधन लाल हंस पड़ा और फिर बोला, अरे बावले, कोई सगाई तेरी थोड़ी होने जा रही है। मेरा मतलब है तुझे कौन सा उससे शादी करनी है। लेकिन गुरुजी, वो लड़की तो यही समझती है। अरे भाई, यही तो अच्छी बात है, मगर तू यहाँ कहाँ घर में घुसा रहता है। उसे लेकर बाहर निकल, घूम फिर, कभी हमारे घर भी आ, उसे हमें दिखा। मेरा मतलब है कि उसे टहलता हुआ उधर ले आ। वो मुझसे कई बार कह चुकी है कि बाहर घूमने चलें। हाँ तो घुमा ना उसे, बल्कि ऐसा करना कि कल शाम 5 बजे उसे साथ लेकर हमारे चरण छूने आ। जी, मैंने आहिस्ता से कहा। बस और कुछ नहीं, तेरी खैरियत पूछने आए थे। तो फिर याद रहेगा ना, कल शाम 5 बजे हम तेरा इंतज़ार करेंगे। जी गुरुजी, मैंने आहिस्ता से कहा। चलते हैं हम, और कोई चिंता नहीं तुझे। नहीं गुरुजी, और कोई चिंता नहीं। और राधन लाल अपनी जगह से उठ गया। फिर वो इसी पुरस्रार अंदाज में चलता हुआ दरवाज़ा खोलकर बाहर चला गया। मैं उसके पीछे लपका के इस ख्याल के तहत कि कोई उसे देख न ले।
यहाँ का माहौल तो बेहद अच्छा था और ये लोग मुझे बहुत नफीस नजर लगते थे। पता नहीं इन बेचारों के साथ क्या होने जा रहा था, मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा था। बाहर निकला तो राधन लाल का कहीं अता पता नहीं था, वो पुरस्रार तौर पर गायब हो गया। मैं अपने कमरे में वापस आ गया। दोस्तों, ये कहानी आसेब जारी है। इस कहानी के बारे में आप अपनी कीमती राय नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर कीजिए। हमारे चैनल हैदर वाइज को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।